हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी में आज हम करते हैं टीडीएस टीसीएस चैप्टर। ये इनकम टैक्स के टीडीएस टीसीएस से बिल्कुल अलग है। तो क्या हमें जीएसटी के टीडीएस टीसीएस को इनकम टैक्स के टीडीएस टीसीएस से कंपेयर करना है क्या? बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। ये बिल्कुल अलग ट्रांजैक्शंस पर है। इसको इनकम टैक्स के जीएसटी, इनकम टैक्स के टीडीएस और टीसीएस से बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए। ठीक है, चलिए। तो टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी, ये सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में मई 2024 एग्जाम से चैप्टर ऐड हुआ है। नवंबर 2023 एग्जाम्स तक नहीं था। चलिए, तो टीडीएस टीसीएस चैप्टर, टीडीएस की रेट यहां पर होगी आपके 2% और टीसीएस की रेट 1%। टीडीएस की रेट 2%, टीसीएस की रेट 1%। तो पहले शुरू करते हैं। अच्छा, टीडीएस का सेक्शन क्या है? 51, टीसीएस का 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो टीडीएस सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टीडीएस कब अप्लीकेबल होगा? इस सेक्शन 51 का सब सेक्शन 1 बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। मतलब इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो, इस सेक्शन के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो गवर्नमेंट कंपल्सरी कर सकती है, द गवर्नमेंट में मैंडेट, कुछ लोगों के लिए टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी कर सकती है। तो किन लोगों के लिए टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी किया गया है? इसका मतलब किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होगा? वो है ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज और ऐसे पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्संस जो गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाई किए। तो नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ लोगों को नोटिफाई किया गया कि वो टीडीएस डिडक्शन करेंगे। तो नोटिफिकेशन के द्वारा किन लोगों को नोटिफाई किया गया कि वो टीडीएस डिडक्शन करेंगे? An authority, board or any other body set up by an act of parliament or state legislature। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कोई कानून के द्वारा कोई अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी बनाई गई तो वो टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल मानी जाएगी, या वो अथॉरिटी, बोर्ड, बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट है। एनी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो एस्टेब्लिश की गई है, या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाकर वो अथॉरिटी, बॉडी एस्टेब्लिश की गई है, तो वो भी टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल है, उसे टीडीएस डिडक्शन करना होगा। अगर उसमें गवर्नमेंट का स्टेक एट लीस्ट 51% है, 51% है या 51% से ज़्यादा है, इसका मतलब एट लीस्ट 51% उसमें गवर्नमेंट का इक्विटी है या कंट्रोल है। मतलब गवर्नमेंट का उसमें स्टेक एटलीस्ट 51% है, तो वो अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी भी टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल है। ठीक है, ये 51% वाली बात इस पॉइंट नंबर 1 के लिए भी है, पॉइंट नंबर 2 के लिए भी है। ठीक है, और तो हम पढ़ रहे हैं नोटिफाइड पर्संस की लिस्ट, जिन लोगों को यहाँ क्लॉज डी में नोटिफाई किया गया। शुरू में क्या बोला गया? किन किन लोगों को टीडीएस डिडक्शन करना मैंडेटरी है? गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए टीडीएस डिडक्शन करना मैंडेटरी किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन। फिर हम नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट पढ़ रहे हैं। अब एक चीज जो मैंने पॉइंट नंबर ए बोला, क्लॉज ए बोला, ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। हालांकि वो एक्सेप्शन आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखा है, बट वो एक्सेप्शन समझना जरूरी है वैसे, तो हम लिख देते हैं। अच्छा, ये चैप्टर मैंने उतना ही कवर किया है। वैसे इस चैप्टर में काफ़ी सारी बातें हैं, बट सीए इंटरमीडिएट लेवल पर इसको थोड़ा लिमिटेड सेंस में ही स्टडी मटेरियल में बताया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सीए फाइनल में आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बातें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, बट इंटरमीडिएट लेवल पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड मैनर में, लिमिटेड मैनर में ही ये चैप्टर रखा गया है। तो जितना आपके सिलेबस में है उतनी ही हम बात करेंगे, उससे ज़्यादा बात नहीं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए मैंडेटरी किया गया है कि टीडीएस काटना है आपको, लेकिन एक्सेप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो टीडीएस रिडक्शन के लिए लायबल नहीं है, वो टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक है। और इसके अलावा नोटिफाइड पर्संस की लिस्ट हम पढ़ रहे थे, उनके लिए टीडीएस डिडक्शन करना मैंडेटरी है, वो लोगों के को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कोई सोसाइटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एस्टेब्लिश की है, तो वो सोसाइटी भी टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल है। और जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जितने भी पीएसयू हैं, वो भी टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल है, ठीक है। तो ये लोग टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल हैं, ऐसा बोल दिया है। अब जीएसटी के सेंस में अगर हम बात करें, तो हमारे लिए तो जीएसटी में दो पार्टीज होती हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। तो यहां पर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी किसके ऊपर डाली जा रही है, सप्लायर के ऊपर या रेसिपिएंट के ऊपर? रेसिपिएंट के ऊपर। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि ये जो लिस्ट है वो रेसिपिएंट की लिस्ट है। अगर ये लोग रेसिपिएंट हैं तो ये सप्लायर का टीडीएस काटेंगे। ये लोग, मतलब ये एक तरीके से हमने रेसिपिएंट की लिस्ट पढ़ी है। अगर ये लोग रेसिपिएंट हैं तो ये सप्लायर का टीडीएस काटेंगे। एक पूरा चार्ट हम बना लेंगे इससे रिलेटेड। तो ये लोग हैं रेसिपिएंट, ये टीडीएस काटेंगे, तो इनको मैं बोलूँगा ये टीडीएस डिडक्टर हैं। इनको टीडीएस डिडक्ट करना है सप्लायर का, इनको टीडीएस डिडक्शन करना है सप्लायर का। इसका मतलब टीडीएस डिडक्शन की जिम्मेदारी, लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर है कि वो सप्लायर का टीडीएस डिडक्शन करे। टीडीएस डिडक्शन मैंने आपको बताया, टीडीएस की रेट क्या है, 2%। अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो 2% कैसे हो जाएगा? 1% आपका, ये कानून है सीजीएसटी, तो 1% तो सीजीएसटी लगेगा, उसके इक्विवेलेंट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। इसका मतलब इफेक्टिव रेट आपकी 2% है। अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो जो आईजीएसटी लगेगा वो 2% की रेट से लगेगा, ठीक है। तो रेसिपिएंट सप्लायर से, सप्लायर का टीडीएस डिडक्शन करेगा, कब करेगा? फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। रेसिपिएंट ने सप्लायर को जो पेमेंट किया है या उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसका मतलब यहां पर भी लिखा है पेमेंट और क्रेडिट, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर नहीं लिखा है, इसका मतलब टीडीएस डिडक्शन कभी भी किया जाए तो मोस्टली पेमेंट के टाइम पर कर दिया जाता है। अगर क्रेडिट के टाइम भूल गए कोई बात नहीं, पेमेंट के टाइम कर दिया, ठीक है। यहां नहीं लिखा है विच एवर इज अर्लियर। लेकिन टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी तभी आएगी जब सप्लायर कैसा हो,
ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, मतलब सप्लायर ने रेसिपिएंट को टैक्सेबल सप्लाई की। और सबसे खास बात, वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000, रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस तभी डिडक्ट करेगा जब वैल्यू ऑफ सच का लिंक जो है इस टैक्सेबल से है। तो बेटर ये रहेगा वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच टैक्सेबल सप्लाई। सच का मतलब टैक्सेबल से है। तो अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करता है, ठीक है, ये पर एनम है या पर मंथ? पर एनम पर मंथ कुछ नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में देखा जाना है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल में खत्म होता है, 1 महीने में खत्म होता है, 15 दिन में खत्म होता है, 1 दिन में होता है, वो सब नहीं देखना है। मतलब पर एनम पर मंथ का यहां पर दिक्कत नहीं है, ये है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करे तो रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्शन करेगा, ठीक है। तो अच्छा, जो वो वैल्यू लेगा टीडीएस काटने के लिए, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जाएगी जिस पर टीडीएस काटा जाएगा, उसमें से जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड करके देखा जाएगा। मतलब जिस वैल्यू पर हमें टीडीएस अप्लाई करना है वो वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगी, और टीडीएस की रेट क्या है? 2%, ठीक है। अच्छा, इस बात को हम इस तरीके से समझते, सप्लायर है और रेसिपिएंट, हमें जीएसटी के एंगल से पार्टीज को समझना पड़ता है कि 2 पार्टीज हैं, सप्लायर रेसिपिएंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये सब रेसिपिएंट जो है एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ये रेसिपिएंट एक गवर्नमेंट ऑफिस है। सप्लायर ने इस गवर्नमेंट ऑफिस को सप्लाई की, सप्लायर ने इस गवर्नमेंट को ऑफिस को सप्लाई की, और अगर उसकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सीड करे 2.5 लाख रुपए को, तो टीडीएस काटना होगा, ठीक है। और इस केस में आपकी टीडीएस की रेट रहेगी 2%, ठीक है। टीडीएस किसको काटने को बोला जा रहा है? अब एक बात समझना, सपोज सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई दी है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीस की अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, और सप्लायर ने जो बिल बनाया है उसमें उसने 18% जीएसटी जोड़ा है, तो 10 लाख का 18% कितना हुआ? 1,80,000, टोटल 11,80,000 का सप्लायर ने बिल दे दिया है, ठीक है। टीडीएस डिडक्शन रेसिपिएंट किस पर करेगा? हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या 2.5 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है, लेकिन हम जो वैल्यू देखेंगे वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखेंगे, मतलब ये वाली देखेंगे। तो 10 लाख का 2% टीडीएस डिडक्शन करेगा सप्लायर। अच्छा, टीडीएस पैटर्न अलग चलेगा। टीडीएस डिडक्टर कौन है यहां पर? ये रेसिपिएंट है, ये है टीडीएस डिडक्टर। बताइए, इससे सप्लायर का रोल खत्म हो जाएगा क्या कि वो ये 18% जीएसटी चार्ज ना करे? ये अलग ट्रांजैक्शन है सप्लायर का, ये अलग काम करेगा।
इसका मतलब सप्लायर यहाँ पर जीएसटी अपने बिल में चार्ज करने से, अपने बिल में जीएसटी, अपने इनवॉइस में जीएसटी लगाने से फ्री नहीं हो गया है। वो तो अपना जीएसटी लगाएगा, ठीक है। टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी रेसिपिएंट पर है। अच्छा, तो रेसिपिएंट कितना पे करेगा? रेसिपिएंट सप्लायर को कितना पेमेंट करेगा? देखिए, जीएसटी वाला अमाउंट तो पे करेगा ही, और 10 लाख में से 2% टीडीएस कट जाएगा, तो 20,000 टीडीएस कट जाएगा। तो 10 लाख में से 20,000 कट गया। 10 लाख का 2% कितना होता है? 20,000। 20,000 कट जाएगा, और मेन वैल्यू क्या है? 10 लाख, इसमें से 20% टीडीएस कट रहा है, तो 9,80,000, ठीक है। तो रेसिपिएंट सप्लायर को कितना पेमेंट करेगा? सिचुएशन समझ रहे हो? रेसिपिएंट ये जीएसटी वाला अमाउंट तो देगा ही, ठीक है। और ये जो 10 लाख है, 10 लाख में से 2% मतलब 20,000 काट के देगा, मतलब 9,80,000 देगा। तो पेमेंट कितना करेगा? 11,60,000। इसका मतलब आपका सप्लायर का रोल खत्म नहीं होता, जीएसटी। अब इधर होगा क्या? सिचुएशन ये बन रही है कि इधर सप्लायर ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा सप्लायर जीएसटी। कितना? 1,80,000। और इधर टीडीएस डिडक्टर भी गवर्नमेंट को जमा कराएगा, जो उसने टीडीएस काटा था। कितना काटा था? 20,000। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन इस तरीके से चलता है। बात समझ आई? लिखा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करे 2.5 लाख को। अब मेरे को एक बात बताइए, मैं अलग अलग सिचुएशन बनाता हूं, ये नोट हो गया आपका? चलिए, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक बिल में इस तरीके से है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई का भी कुछ पोर्शन शामिल है और टैक्सेबल सप्लाई का भी कुछ पोर्शन शामिल है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 3 लाख है, ठीक है। एग्जेम्प्ट वाली, फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्प्ट वाली है आपकी 2.5 लाख, और टैक्सेबल वैल्यू वाली है 50,000। बताइए, टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं? हमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई देखना है। वो अगर 2.5 लाख को एक्सीड होता हो तो टीडीएस डिडक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है, हालांकि टोटल वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड हो रही है, लेकिन टोटल वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड नहीं हो रही है। तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। समझे? दूसरी सिचुएशन, अब टैक्सेबल सप्लाई है 2,75,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, और एग्जेम्प्ट सप्लाई है 25,000। बताइए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट क्या 2,50,000 को एक्सीड हो रहा है? यस, हो रहा है। तो टीडीएस अप्लीकेबल होगा क्या? होगा, टीडीएस अप्लीकेबल होगा।
लेकिन ये जो 2% लगाया जाना है वो किस पर लगाया जाएगा? वो 3 लाख पर लगाया जाएगा या 2,75,000 पे लगाया जाएगा? वो 2,75,000 पर ही लगाया जाएगा। समझे बात? अब मेरे को एक बात बताओ, टैक्सेबल वैल्यू का ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है? जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का ही है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 लाख है। लेकिन फॉर एग्जांपल काम होना है ये 3 महीने में, काम होना है, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है 3 महीने में। जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट को 3 लाख वैल्यू सोचते हुए हर महीने 15-15 दिन के गैप से 50,000 50,000, अगले महीने 50,000 50,000, फिर थर्ड महीने 50,000 50,000, टोटल 3 लाख हो गया। इस तरीके से इनवॉइसिंग करता है, इस तरीके से इनवॉइसिंग करता है। मेरी बात समझे? मैं ये कह रहा हूं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 3 लाख है, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है 3 महीने में, ठीक है? और हर महीने 50,000 50,000 ऐसे 6 बार, ठीक है? और 15-15 दिन के गैप से सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया, टोटल 3 लाख हो गया। तो टीडीएस कब काटा जाए बताइए? शुरू से ही 50,000 पर टीडीएस काटा जाए 2% या एंड में काटा जाए? बताइए। शुरू से ही काटना पड़ेगा। आप प्रोविजन पढ़िए, ये जानबूझ के मैं सिचुएशन बता रहा हूं इस तरीके से आपको, ताकि पूरा जो प्रोविजन है उसका इफेक्ट समझ में आए। देखिए, लैंग्वेज है फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। तो अगर सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ऐसे कर रहा है, टोटल 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 6 बार हो गया 50,000, तो क्या हर 50,000 पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा? यस। क्लियर? क्लियर दे रखा है फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर, और सप्लायर यहां पर डिडक्ट ही है क्योंकि डिडक्टर कौन है? रेसिपिएंट। फिर इस पॉइंट को भी प्रोविजो को पेंडिंग रखता हूं, रीजन इससे रिलेटेड आगे एक लंबा चौड़ा मुझे एग्जांपल देना है, ठीक है? तो इससे ये प्रोविजो जो है इसको भी पेंडिंग रखता हूं। ये प्रोविजो आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे। एक बात तो मैंने बता दी आपको कि ये जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लेंगे उसमें जीएसटी वाला कंपोनेंट जो इनवॉइस के अंदर सप्लायर ने इंडिकेट किया है उसको हटा के वैल्यू लेंगे, उस पर टीडीएस की रेट 2% अप्लाई की जाएगी। बात समझ गए? लेकिन कुछ सिचुएशंस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। वो है टीडीएस डिडक्टर लेकिन टीडीएस डिडक्शन नहीं करेंगे। तो मतलब ये टीडीएस के प्रोविजंस कुछ लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो रहा है और बोथ हो रहा है फ्रॉम ए पीएसयू टू अनदर पीएसयू। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई सप्लाई कर रही है गुड्स की या सर्विस की, वो दोनों पीएसयू आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन हैं या नहीं है, वेदर और नॉट। मतलब वो पीएसयू आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई सप्लाई करेगी,
पीएसयू पर है ना टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी, ये रहा, इनको करना चाहिए। लेकिन अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को कोई सप्लाई करे तो उस पर टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की चाहे सर्विस की बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 क्लॉज ABCD। इसका मतलब ये जो टीडीएस डिडक्टर की लिस्ट दे रखी है, एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर को सप्लाई कर रहा है और उनके आपस में वैल्यू ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड कर रही है 2.5 लाख को, तो भी टीडीएस डिडक्शन नहीं करेंगे। मतलब एक पीएसयू दूसरे पीएसयू का टीडीएस डिडक्शन नहीं करेगा, एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर का टीडीएस डिडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे याद रखो। और आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि जैसे दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े, दोबारा आपका टाइम उस पर वेस्ट ना हो। तो मैंने बोला टीडीएस टीसीएस की रेट क्या, टीडीएस की रेट 2%, टीसीएस आगे सेक्शन 52 में पढ़ेंगे 1%। टीडीएस डिडक्शन करने के लिए लायबल कौन है, रेसिपिएंट। और ये रेसिपिएंट की लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें क्या क्या बोला, ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन। और वो नोटिफाइड पर्सन कौन है, अथॉरिटी, बोर्ड, बॉडी जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास करके बनाई है, या वो एस्टेब्लिश ही किसी गवर्नमेंट ने की है, वो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, बट उनमें गवर्नमेंट का इक्विटी और कंट्रोल एट लीस्ट 51% हो, या सोसाइटी जो किसने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बनाई है। और तीसरा क्या बोला, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, ये टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल है जहां पर ये रेसिपिएंट है, ये सप्लायर का टीडीएस डिडक्शन करेंगे 2% की रेट से। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो उसमें 2% में से 1% SGST हो जाएगा, 1% CGST हो जाएगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 2% IGST हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो वैल्यू जिस पे टीडीएस एप्लीकेबल किया जाएगा उसमें से जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड करके जो वैल्यू आएगी उस पर ये टीडीएस अप्लाई किया जाएगा। और एक्सेप्शन में डाल दिया कुछ लोगों को कि अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को कोई सप्लाई देता है गुड्स की या सर्विस की, टीडीएस डिडक्शन नहीं करेगा। एक टीडीएस डिडक्टर दूसरे टीडीएस डिडक्टर का टीडीएस डिडक्शन नहीं करेगा, एक्सेप्शन। याद हो गया इतना? चलिए फिर इसका चार्ट भी बना दिया हमने, क्लियर। अब सेक्शन 51 सबसेक्शन 2, ये टीडीएस डिडक्टर रेसिपिएंट था, इसने जो टीडीएस डिडक्ट किया सप्लायर का वो ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। टीडीएस डिडक्टर उसने जो टीडीएस काटा है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, कब तक, मंथ एंड से, जिस महीने टीडीएस डिडक्शन हुआ है उस मंथ एंड से अगले महीने की 10 दिन के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में टीडीएस डिडक्शन किया है तो 10 फरवरी तक। ठीक है, आपको इनकम टैक्स के टीडीएस से इसको कंपेयर नहीं करना है। आप फिर दिमाग में कैलकुलेशन करने बैठोगे कि वहां तो बोला है अगले महीने की 7 तारीख। उन प्रोविजंस को बिल्कुल आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कभी भी मर्ज करने की गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर तो 10 दिन अगले महीने का 10 तारीख तक डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है, रेसिपिएंट ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया सप्लायर का, तो क्या ये टीडीएस डिडक्टर डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करे? हाँ,
टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इन फॉर्म नंबर GSTR 7A। उसके अंदर मेंशन की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टीडीएस की रेट, टीडीएस कितना काटा गया, कितना गवर्नमेंट को पेड कर दिया, अदर पर्टिकुलर्स, ये सब मेंशन किए जाएंगे टीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर। और टीडीएस सर्टिफिकेट टीडीएस डिडक्टी को इशू करेगा GSTR 7A में। और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे, उसके अंदर होगा टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर, डिडक्टर का GSTR नंबर, उसका नाम, ठीक है। और एक मिनट यहां करिए, डिडक्टी GSTN ऑफ डिडक्टी, ठीक है। डिडक्टर का GSTN, डिडक्टी का GSTN, डिडक्टर का नाम और डिडक्टी का नाम। नाम दो टाइप के होते हैं, लीगल नेम और ट्रेड नेम। मैंने एग्जाम्पल से बताया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम इंडिविजुअल है, वो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा है प्रिया एंटरप्राइजेस। तो मैंने बताया था कि लीगल नेम तो मिस्टर राम है और ट्रेड नेम प्रिया एंटरप्राइजेस है, तो वो दोनों मेंशन होंगे। और क्या टीडीएस डिडक्टर को टीडीएस का कोई स्टेटमेंट यानी रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्या? हाँ, वो रिटर्न फाइल करता है GSTR 7 में, ये आगे चल के पढ़ेंगे। तो किस पीरियड का टीडीएस था, कितना डिडक्ट हुआ, कितना वो रिकॉर्ड किया गया GSTR 7 में, उसकी डिटेल टीडीएस डिडक्टर ने दी या नहीं, ये सब भी मेंशन करना होगा टीडीएस सर्टिफिकेट के ऊपर। और डिटेल ऑफ सप्लाई, क्या सप्लाई दी गई और फाइनली टीडीएस का अमाउंट कितना है, ये टीडीएस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ये है टीडीएस सर्टिफिकेट GSTR 7A के कंटेंट्स, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा कि रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्शन करेगा 2% की रेट से, और जो उसने टीडीएस काटा है अगले महीने की 10 तारीख तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, और वो ये टीडीएस डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा इन फॉर्म नंबर 7A, और उसमें ये प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स मेंशन कर देगा। फिर इसकी क्रेडिट किसको मिलेगी? डिडक्टी को मिलेगी, जिसका टीडीएस कटा है उसको मिलेगी। मतलब यहां डिडक्टी कौन है? सप्लायर। तो टीडीएस की क्रेडिट सप्लायर को मिलेगी। और वर्ड यूज किया जाता है टीडीएस की क्रेडिट, तो लगता है कि ये क्रेडिट लेजर में जाता होगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है। किसके? सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये टीडीएस की क्रेडिट आ जाती है। ये बातें मैंने आपको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जब बताया था तब बता चुका हूं। अगर याद ना हो तो आप देखें पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में जो मैंने एक समरी चार्ट बनाया था उसमें आप देखें, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें देखो टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट कहाँ आई है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आई है। ये क्रेडिट लेजर में नहीं जाती है, ये कैश लेजर में जाती है सप्लायर के। याद आ गया? ठीक है, ये आपका पेज नंबर है 306। तो किस में जा रही है? सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब तो ये सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाती है और इसके लिए रेसिपिएंट को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, टीडीएस डिडक्टर को रिटर्न फाइल करना पड़ता है सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 में। क्या बता चुका हूं अभी, GSTR 7, अरे टीडीएस सर्टिफिकेट 7A, GSTR 7A, और टीडीएस रिटर्न, टीडीएस डिडक्टर के लिए रिटर्न फाइल होगा GSTR 7 में। अगर टीडीएस डिडक्टर गवर्नमेंट को ये पे नहीं करता, जो उसने टीडीएस काटा पे नहीं किया, तो
ये उसको पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, काटा है पे करना पड़ेगा। अगर लेट हुए पे करने में तो 18% इंटरेस्ट समेत पे करना पड़ेगा। ठीक है, रेट कौन सी काम आएगी? सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 की, और सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में क्या रेट पढ़ चुके हो? 18%। हालांकि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में भी 18% ही है। फिर यहां पर कह रहे हैं अगर कोई पे नहीं करता है तो, पे नहीं करे तो क्या होगा? उससे उस अमाउंट के लिए डिफॉल्टर माना जाएगा। टीडीएस डिडक्टर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो टीडीएस डिडक्टर का ये जो टीडीएस वाला अमाउंट है, अमाउंट इन डिफॉल्ट माना जाएगा, और डिपार्टमेंट इसकी रिकवरी करेगा इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73-74। इसका मतलब 73 क्या है? नॉन फ्रॉड केस, 74 फ्रॉड केस। रिकवरी इस तरीके रिकवरी की जाएगी सेक्शन 73-74 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। फिर डिडक्टर या डिडक्टी को रिफंड मिलेगा या नहीं? डिडक्टर को रिफंड तभी मिलेगा जब उसने एक्सेस टीडीएस काट लिया है, ठीक है, या एरोनियस डिडक्शन कर लिया है। तो रिफंड किसी को भी मिल सकता है, डिडक्टर को भी मिल सकता है। रिफंड कब मिलेगा? जब एक्सेस डिडक्शन हो गया या एरोनियस डिडक्शन हो गया, रिफंड मिल जाएगा। लेकिन रिफंड करते वक्त सेक्शन 54 के प्रोसीजर को ध्यान में रखा जाएगा। सेक्शन 54 का प्रोसीजर सीए फाइनल में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इधर कह रहा है डिडक्टर मेरे को रिफंड दो। अब एक सिचुएशन समझो आप, उसका जवाब आपके पास अपने आप ही हो जाएगा। डिडक्टर कह रहा है मुझे रिफंड चाहिए, मैंने टीडीएस एक्सेस कर लिया था या एरोनियस डिडक्शन कर लिया था, मुझे रिफंड चाहिए। लेकिन तब तक वो रिफंड डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो गया है। बताइए, इधर सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर डिडक्टर आएगा रिफंड मांगने तो उसको रिफंड दिया जा सकेगा क्या? नहीं दिया जा सकता। तो ये बात यहां लिखी है, नो रिफंड टू द डिडक्टर, डिडक्टर को रिफंड नहीं देंगे। If the amount deducted has been credited to electronic cash ledger of the deductee, वो डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जा चुका है पैसा, उसके बाद अगर डिडक्टर रिफंड क्लेम मांगेगा तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि वो तो डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जा चुका है। जाने के बाद क्या है? जा चुका है तो उसके खाते से निकाल नहीं सकते। चलिए, अब अभी तक जो भी समझा फटाफट उसको समराइज फॉर्म में पढ़ देते हैं। ये जो सेक्शन 51 में टीडीएस के प्रोविजन बनाए गए, किसके लिए बनाए गए? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और अदर नोटिफाइड एंटिटीज जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करते हैं और जहां पर उनकी वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, सच मतलब टैक्सेबल सप्लाई, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है टू द सप्लायर, तो वो जब पेमेंट करेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट का तो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी या वो जो भी पर्सन है डिडक्टर, वो 2% की रेट से टीडीएस डिडक्शन कर लेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा अप्रोप्रिएट अकाउंट में, ठीक है। और इधर वो कंसर्न सप्लायर के कहाँ आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। अच्छा, सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया तो क्या सप्लायर उस पैसे का यूज अपना आउटपुट टैक्स, अपना आरसीएम का टैक्स, अपना इंटरेस्ट, लेट फीस, अदर अमाउंट सब कुछ पे करा सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा सब में यूज हो सकता है, आउटपुट टैक्स, आरसीएम का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर अमाउंट सब में यूज हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तो रिफंड भी ले सकते। He can
यूटिलाइज दिस अमाउंट टुवर्ड्स डिस्चार्जिंग इज लाइबिलिटी, सब कुछ चुका सकता है वो, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, अदर अमाउंट, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर ने एक सप्लाई की अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख की रेसिपिएंट को, और उस पे जीएसटी जोड़ा 18%। जो रेसिपिएंट जब पेमेंट करेगा 20 लाख का सप्लायर को, तो रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा 2% की रेट से। तो 20 लाख का 2% कितना हुआ? 20 लाख का 2% कितना हुआ? 40,000 हुआ। 20 लाख का 20 लाख का 2%, 40,000। ठीक है, ठीक है, 40,000 कर दीजिए। अच्छा, तो वो जो जीएसटी वाला पार्ट है उसको इस वैल्यू का पार्ट नहीं मानेंगे जिस पर टीडीएस काटना है? नहीं, जीएसटी कंपोनेंट उस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा जिस पर टीडीएस डिडक्शन होना है। क्लियर? चलिए, अब एक खास सिचुएशन समझते हैं, पर वो सिचुएशन समझने से पहले आपको पता है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, जो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने एक चीज पढ़ी कि आपका सप्लाई का जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कब कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कब कहलाएगा? बताइए। मैंने वहां आपको ये प्रोविजन पढ़ाए थे। मैंने बोला था सप्लायर की लोकेशन, ये आपका था पेज नंबर 169। अगर अभी आपके पास नहीं भी है तो अभी सुन लेंगे तो भी हो जाएगा। सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ये तो आपका इंटर स्टेट का जब डिफरेंट स्टेट में है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट में, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग डिफरेंट स्टेट में है, तो वो क्या होगा? इंटर स्टेट। ठीक है, लेकिन अगर सेम स्टेट में हुआ लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या रेसिपिएंट की लोकेशन देखते हैं क्या यहां पर सप्लाई का नेचर डिटरमाइन करने के लिए कि वो इंट्रा है या इंटर, ये डिटरमाइन करने के लिए किसकी लोकेशन देखते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई तो देखते ही हैं, किसकी लोकेशन देखते हैं? सप्लायर की, रेसिपिएंट की नहीं। अब एक इशू डिस्कस करते हैं हम यहां इस टीडीएस टीसीएस चैप्टर में। मेरे को एक बात बताइए, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई और इवन रेसिपिएंट भी सेम स्टेट में है। पहली सिचुएशन है मेरी, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट सेम स्टेट में है। क्या ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ? इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, और इस सिचुएशन में टीडीएस काट लेंगे। ठीक है, क्रेडिट किसको मिलेगी? रेसिपिएंट टीडीएस काटेगा, क्रेडिट सप्लायर को मिलेगी, डिडक्ट टी को मिलेगी, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, अगर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में हुआ तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या सप्लायर के लिए पॉसिबल होगा वो क्रेडिट क्लेम कर सके? हाँ, आईजीएसटी लग के आएगा। आईजीएसटी की क्रेडिट लेने में तो वो तो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, तो यूज कर पाएगा सप्लायर। काटेगा कौन? रेसिपिएंट। तो ये सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होगी वो समझते हैं। अभी तक आपने सिचुएशन को वैसे कभी अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अब देखिए, एक सिचुएशन रखते हैं आपके सामने। सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, स्टेट ए में, लेकिन रेसिपिएंट की लोकेशन स्टेट बी की है। ध्यान से समझना, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। अभी तक आपने ऐसी सिचुएशन कहीं देखी नहीं है, तो वो सिचुएशन आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो इस सिचुएशन को मैं इस तरीके से लिखता हूं। मैं कह रहा हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, स्टेट ए में है, ठीक है। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो स्टेट बी में है, ठीक है। और हम स्टेट ए को सपोज नाम देते हैं, ये स्टेट है पंजाब और स्टेट बी है गुजरात, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों पंजाब स्टेट में है। टीडीएस डिडक्ट करना है रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट की लोकेशन गुजरात में है, तो ये गुजरात स्टेट का एसजीएसटी लगाएंगे। एसजीएसटी कौन से स्टेट का लगेगा? गुजरात स्टेट का, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर गुजरात स्टेट का एसजीएसटी लगेगा, तो बताइए, यहां पर सप्लायर की लोकेशन पंजाब है, सप्लायर को ये सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना चाहिए। तो एसजीएसटी पंजाब का एसजीएसटी उसको पंजाब का कैसे मिल पाएगा? एसजीएसटी उसको इस केस में पंजाब का एसजीएसटी कैसे मिल पाएगा? ध्यान से सुने, दोबारा बोल रहा हूं। सप्लायर की लोकेशन गुजरात की है, तो वो कैसा टीडीएस डिडक्ट करेगा? वो सीजीएसटी डिडक्ट करेगा और एसजीएसटी डिडक्ट करेगा। क्यों? आप बोलेंगे क्यों? जब अलग अलग स्टेट हैं तो देखिए, पहले आपको सप्लाई का नेचर डिटरमाइन करना है। अब सप्लाई का नेचर क्या देखते हुए डिसाइड होता है? सप्लाई का नेचर डिसाइड हो गया, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, ये हुआ आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब तो क्या लगना चाहिए? इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए। इधर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करना है, तो रेसिपिएंट तो गुजरात का है, अगर वो एसजीएसटी डिडक्ट करेगा तो कैसा वाला एसजीएसटी डिडक्ट करेगा? गुजरात वाला। इधर क्रेडिट मिलनी है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सप्लायर को वो अमाउंट क्रेडिट होगा, तो वो एसजीएसटी पंजाब का हो सकता है क्योंकि सप्लायर तो पंजाब का है। तो रेसिपिएंट गुजरात का, वो अगर टीडीएस डिडक्ट करेगा तो उसकी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसकी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पंजाब के एसजीएसटी की कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ये इशू यहां पर दे रखा है, इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला, एक ही स्टेट में सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई है, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, तो ये क्या हुआ? इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपने ट्रांजैक्शन का नेचर डिटरमाइन कर दिया, सप्लाई का ट्रांजैक्शन डिटरमाइन कर दिया कि इसका नेचर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो क्या होना चाहिए? यहां पर एक करेक्शन करें, शैल की जगह करें शुड।
तो क्या चार्ज होना चाहिए? इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो चार्ज होना चाहिए CGST SGST, ठीक है। बट इन दिस केस ट्रांसफर ऑफ TDS जो स्टेट बी का होगा, स्टेट बी का क्यों होगा? क्योंकि रेसिपिएंट स्टेट बी का है। जैसा मैंने एग्जांपल लिया कि रेसिपिएंट गुजरात का है, ठीक है। तो उसने स्टेट बी का SGST चार्ज किया होगा, मतलब गुजरात का SGST चार्ज किया होगा, ठीक है, डिडक्ट किया होगा, गुजरात का TDS डिडक्ट किया होगा SGST के रूप में। वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना है तो वो स्टेट ए का SGST में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब गुजरात स्टेट का SGST वो आगे चलकर पंजाब स्टेट का SGST कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इस केस में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए रेसिपिएंट सप्लायर का इस केस में TDS काटेगा ही नहीं, ठीक है। तो सप्लायर इस केस में गुजरात स्टेट का SGST TDS के रूप में डिडक्ट करेगा। वो सप्लायर को पंजाब के SGST के रूप में कैसे मिलेगा? क्लियर? तो इस केस में रेसिपिएंट TDS डिडक्ट करेगा ही नहीं। तो फाइनली TDS डिडक्ट नहीं होगा। और ये बात कहाँ से आ रही है? ये बात आ रही है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो से। तो चलते हैं हम सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो क्या बोलता है। ये प्रोविजो बोलता है TDS डिडक्शन शैल नॉट बी मेड, TDS deduction shall not be made if location of supplier and place of supply is in state or UT। तो सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, लेकिन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। ये रेसिपिएंट के लोकेशन से डिफरेंट है, मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन अलग है। तो उस केस में रेसिपिएंट TDS डिडक्ट ही नहीं करेगा। तो दोबारा समझिए इस बात को। जैसे मैंने बोला इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब में है, तो दोनों ही पंजाब में है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। लेकिन TDS डिडक्ट करना है रेसिपिएंट को, सप्लायर का। सप्लायर अपने स्टेट गुजरात स्टेट का TDS डिडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वो TDS सप्लायर को पंजाब के SGST के रूप में कैसे मिलेगा? ठीक है, तो गुजरात का SGST अगर रेसिपिएंट डिडक्ट कर भी लेगा तो इधर सप्लायर को वो पंजाब के SGST के रूप में नहीं मिलेगा, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जिसकी वजह से रेसिपिएंट को बोला गया कि इस केस में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, तो इस केस में TDS डिडक्शन ना किया जाए। क्लियर? तो ये बात आई कहां से? सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो से। तो प्रोविजो में बोला गया अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अलग है तो इस केस में TDS डिडक्शन ना किया जाए। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 51 TDS। अब सेक्शन 51 के बाद ये एग्जाम्पल आप रीड कर लेना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखे हैं। ये जो बात दे रखी है उसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, हमने TDS कंप्लीट किया सेक्शन 51। अब बात करते हैं TCS की। TCS सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट कैसे लगाया जाएगा? ये TCS का प्रोविजन GST में कैसे लगता है समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि GST में दो पार्टीज होती हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट।
सप्लायर और रेसिपिएंट, इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लायर इधर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ वो सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर कोई यहां पर कोई वो 2.50 लाख वाली कोई लिमिट नहीं है, 2.5 लाख वाली यहां पर कोई लिमिट नहीं है। ईसीओ को टीसीएस कलेक्शन करना होगा। ठीक है, लेकिन ईसीओ टीसीएस कलेक्शन के लिए कब लायबल है, ये बात ढंग से समझना। देखिए, इस केस में अगर रेसिपिएंट इस वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कंसीडरेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कंसीडरेशन, अगर रेसिपिएंट पेमेंट करे ईसीओ को और फिर ईसीओ उस कंसीडरेशन में से जो उसको रेसिपिएंट ने दिया, उस कंसीडरेशन में से अपना कमीशन डिडक्ट करके बाकी का बैलेंस सेल कंसीडरेशन वो सप्लायर को पास ऑन कर दे, तो उस सिचुएशन में ईसीओ सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट करने के लिए बाउंड हो जाएगा। तो इस केस में टीसीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। और कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? ईसीओ होगा आपका टीसीएस कलेक्टर। और किसका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा? सप्लायर का। तो सप्लायर हो जाएगा आपका टीसीएस कलेक्टी। ठीक है। अब एक सिचुएशन और समझते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपिएंट पेमेंट कर दे डायरेक्ट सप्लायर को, रेसिपिएंट सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट कर दे, तो उस सिचुएशन में ईसीओ टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल नहीं है। समझ गए बात? मतलब ईसीओ टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल तभी है जब रेसिपिएंट से मिला हुआ कंसीडरेशन वो सप्लायर को पास ऑन करने का काम करता है, तभी ईसीओ को सप्लायर का टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बात समझे? चलिए पढ़ते हैं प्रोविजन क्या है। तो सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टीसीएस के लिए ये सेक्शन भी ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 में दे रखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट। मतलब ओवरराइडिंग प्रोविजन है। एवरी ईसीओ टीसीएस कलेक्शन करना होगा एवरी ईसीओ को जो कि एजेंट नहीं है। ठीक है, और उसे टीसीएस कलेक्शन करना होगा कैलकुलेटेड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग। कितना करना होगा? मैं चैप्टर के शुरू में ही मैंने बता दिया था, टीसीएस की रेट 1% है। तो अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी होगा। और अगर वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है तो पूरा का पूरा 1% आईजीएसटी होगा। ठीक है, ये रेट नोटिफाई करने का पावर गवर्नमेंट के पास है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो टीसीएस की रेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाई कर सकती है। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर टीसीएस की रेट 1% प्रेस्क्राइब की गई। ये किस पर एप्लीकेबल होगा? ये टीसीएस की रेट अप्लाई करनी होगी ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो सप्लायर जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है नेट सप्लाई, उस पर ये टीसीएस की रेट अप्लीकेबल होगी। लेकिन मैंने कहा था टीसीएस अप्लीकेबल तभी होगा वेयर द कंसीडरेशन with respect to such supply is to be collected by ECO। जब सेल कंसीडरेशन ECO कलेक्ट करे और आगे सप्लायर को पास ऑन करे, तो उस केस में ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फिर
यहाँ पर नेट सप्लाई का मीनिंग क्या है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का क्या मीनिंग है? यहाँ पर नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर सप्लायर ने जो सप्लाई की थी उसमें से उसको जो रिटर्न हुआ वो लेस कर दिया जाएगा, तो एक तरीके से हुआ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालेंगे? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, मेड ड्यूरिंग एनी मंथ, मंथली बेसिस पर कैलकुलेशन होगी बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स थ्रू द ईसीओ। तो ईसीओ ये सारी डिटेल मेंटेन रखेगा सप्लायर वाइज, ऑल सप्लायर के लिए ये सब सप्लायर वाइज मेंटेन रखेगा ईसीओ कि किसकी नेट सप्लाई कितनी है। फिर लेकिन टीसीएस कलेक्शन ऐसी सर्विसेज के कंसीडरेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड सर्विसेज है। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था सेक्शन 9(5) की नोटिफाइड सर्विसेज जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई की गई, तो उन पर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ईसीओ ही खुद इन सर्विसेज का मेन जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। इन सर्विसेज का मेन टैक्स, मेन जीएसटी ही ईसीओ पे करने के लिए लायबल होता है। तो इस केस में फिर ईसीओ टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो जो सप्लाई है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को रिड्यूस करेंगे, कैसे निकालेंगे? ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू द सप्लायर। तो एक तरीके से ये हुआ कि नेट वैल्यू कैसे निकलेगी? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैसे निकाला जाएगा? एक तरीके से ये मीनिंग हुआ कि सप्लायर ने जो सेल्स की माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये सब ईसीओ सप्लायर वाइज मेंटेन करेगा। ठीक है, और मंथ वाइज मेंटेन रखेगा। यहां पर मंथ वाइज भी दे रखा है, सप्लायर वाइज एंड मंथ वाइज मेंटेन रखेगा ड्यूरिंग सच मंथ। ठीक है, अब ये एक बात और डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शन 9(5) वाली नोटिफाइड सर्विसेज हैं उस पर टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा ईसीओ। क्यों? उन सर्विसेज पर ईसीओ खुद लायबल है। तो हमने थर्ड चैप्टर में समझा था कि कौन सी सर्विसेज सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड सर्विसेज मानी जाएंगी। सेक्शन 9(5) की नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी मानी जाएंगी? ये रहा, ये हमने थर्ड चैप्टर में समझा था पेज नंबर 61 पर। कौन सी सर्विसेज? हाउस कीपिंग की सर्विसेज और होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, रेडियो टैक्सी के थ्रू और रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह। ये 4 सर्विसेज सेक्शन 9(5) की नोटिफाइड सर्विसेज हैं और इस पर हम पढ़ चुके कि इसका टैक्स डायरेक्टली कौन पे करेगा? ईसीओ। ईसीओ ही टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो फिर इस केस में ईसीओ टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा सप्लायर से। तो ये बात इस चैप्टर में भी दे रखी है कि अदर देन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) इस पर टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, फॉर एग्जाम्पल नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ये मंथ वाइज मेंटेन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ है, सेल हुई फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, सेल्स रिटर्न इस महीने कुछ नहीं था। ठीक है, तो टीसीएस किस पे अप्लीकेबल होगा? सेल्स पर। सेकेंड मंथ में फिर सेल हुई, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड मंथ में सेल हुई 21 लाख एक पर्टिकुलर सप्लायर के लिए, लेकिन इस महीने सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो गई। कितनी? 25 लाख। ठीक है, तो इस महीने की नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी?
नेगेटिव, किसी पर्टिकुलर मंथ की नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर अगेन टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा ईसीओ। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी आपकी टैक्सेबल सप्लाई की नेट वैल्यू, तो फिर उस सिचुएशन में ईसीओ टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, ये टीसीएस कलेक्शन का पावर टू कलेक्ट टीसीएस शेल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम ईसीओ। मतलब ईसीओ का ये जो पावर है टीसीएस कलेक्ट करने का, ये रिकवरी का एक अलग पावर है और उसके पास अदर मोड ऑफ रिकवरी अवेलेबल हैं। ये जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है ईसीओ को कब तक डिपॉजिट कराना होगा गवर्नमेंट को? अगले महीने की 10 तारीख तक डिपॉजिट कराना होगा। हमने टीडीएस के लिए भी पढ़ा था सेक्शन 51 में कि जो टीडीएस डिडक्शन किया गया है वो अगले महीने की 10 तारीख तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा, सेक्शन 51। और सेक्शन 52 में भी क्या बोल रहे हैं, ये टीसीएस ईसीओ डिपॉजिट कराए गवर्नमेंट को अगले महीने की 10 तारीख, जिस महीने टीसीएस कलेक्शन किया गया है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक ये टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए ईसीओ। फिर ईसीओ को एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करना होगा। ईसीओ को मंथली स्टेटमेंट फाइल करना होगा इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8। वो कब तक फाइल किया जाएगा? वही डिपॉजिट की जो डेट थी, तो डिपॉजिट की डेट क्या थी? अगले महीने की 10 तारीख। तो ये मंथली स्टेटमेंट भी अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होगा ईसीओ को। उसमें ये ईसीओ क्या डिटेल देगा? ये जीएसटीआर 8 में फाइल होगा। उसमें क्या डिटेल देगा? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड थ्रू इट, जो सप्लाई ईसीओ के थ्रू हुई है इंक्लूडिंग जो रिटर्न हुआ वो भी रिपोर्ट किया जाएगा। और पूरे महीने का टीसीएस कलेक्शन क्या था, ये सारी डिटेल ईसीओ इस जीएसटीआर 8 में देगा। तो जीएसटीआर 8 मंथली स्टेटमेंट है जिसमें ईसीओ को डिटेल फर्निश करनी होगी पूरे महीने की सप्लाईज की जो उसके थ्रू की गई। ये डेट अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है ये मंथली स्टेटमेंट। ये डेट कमिश्नर चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, नोटिफिकेशन इशू करके वो ये डेट एक्सटेंड कर सकता है। फिर लेकिन अगर सीजीए, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कमिश्नर टाइम लिमिट एक्सटेंड करें तो, अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के कमिश्नर एक्सटेंड करें तो वो डीम टू बी एक्सटेंडेड बाय सीजीएसटी कमिश्नर माना जाएगा। फिर ईसीओ को एक एनुअल स्टेटमेंट फिर फाइल करना होगा और एनुअल स्टेटमेंट ईसीओ को फाइल करना होगा जीएसटीआर 9B में। कब तक फाइल करना होगा? ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड से 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। तो 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड से 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। उसमें अगेन वही सारी डिटेल देगा कि मेरे द्वारा, मेरे थ्रू अलग अलग सप्लायर्स ने कितनी आउटवर्ड सप्लाई दी, उसमें से कितना रिटर्न हुआ और पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का टीसीएस कलेक्शन कितना था, ये सारी डिटेल उसके अंदर ईसीओ फर्निश करेगा। तो जीएसटीआर 9B एनुअल स्टेटमेंट और फाइल करना होता है, ईसीओ फाइल करेगा ईयर एंड से 31 दिसंबर तक। फिर यहाँ पर अगेन लिखा है कमिश्नर चाहे तो इस डेट को एक्सटेंड कर सकता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, बट उसे रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, नोटिफिकेशन इशू करके वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। हाँ, अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के कमिश्नर टाइम लिमिट एक्सटेंड करें तो वो डीम टू बी एक्सटेंडेड बाय सीजीएसटी कमिश्नर माना जाएगा। ठीक है। फिर पता पड़ा कि ये एनुअल स्टेटमेंट फाइल हुआ, उसमें मिस्टेक रह गई।
उसमें कोई ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स हो गए। ये ईसीओ ने खुद पता लगाया था। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्क्रूटनी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं हुआ था। ईसीओ ने ये गलती का खुद पता लगाया था, तो वो इसका रेक्टिफिकेशन कर सकता है। मतलब एनुअल स्टेटमेंट में उसको गलती मिली, अपने लेवल पर मिली, और वो इसको रेक्टिफाई कर सकता है। यहाँ पर क्लियर दे रखा है, अदर देन ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी बाय द टैक्स अथॉरिटीज। मतलब ये गलती टैक्स अथॉरिटीज ने नहीं ढूंढी थी, ईसीओ ने खुद ढूंढी थी, तो वो इस ओमिशन को, गलती को रेक्टिफाई कर सकता है। ये रिपोर्ट किसमें की जाएगी? इन द स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ, मतलब मंथली स्टेटमेंट ड्यूरिंग विच ये ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स का पता पड़ा। और हाँ, अगर उसमें कोई टैक्स पेंडिंग रह गया है तो वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कोई टीसीएस जो कलेक्ट किया था वो डिपॉजिट कराना बाकी है, वो अलोंग विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाएगा। और इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होगी इस केस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 की, मतलब 18% पर एनम। तो ये विथ इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाएगा 18% पर एनम। लेकिन रेक्टिफिकेशन की लास्ट टू लास्ट टाइम लिमिट क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर, फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर तक, मतलब लास्ट 30/11/2024 तक, 30/11/2024 तक, ठीक है। और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, तो एक्चुअल डेट सपोज इससे पहले की थी, पहले फाइल कर दिया एनुअल स्टेटमेंट। लास्ट डेट क्या होती है वैसे इस केस में? होगी आपकी 31/12/2024, लास्ट डेट ये है। तो इसमें रेक्टिफिकेशन करना है, इसमें रेक्टिफिकेशन करना है। एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग, फॉर एग्जांपल आपने पहले ही फाइल कर दिया, ड्यू डेट तो ये है 31 दिसंबर 2024। एक्चुअल डेट फॉर एग्जांपल आपने 29 अक्टूबर 2024 को ही ये एनुअल स्टेटमेंट फाइल किया था, ठीक है। तो इन दोनों में से अर्लियर, तो इस सिचुएशन में आप रेक्टिफिकेशन कब तक कर पाओगे? 29 अक्टूबर 2024 तक। इस डेट तक ही आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। किस फाइनेंशियल ईयर का? 2023-24 का। इस ईयर का जो आपने एनुअल स्टेटमेंट फाइल किया, इसमें गलती पता पड़ी, आप इसका रेक्टिफिकेशन लास्ट टू लास्ट इसी डेट तक कर सकते हो। फिर सप्लायर ने, जिसने ये गुड्स ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया था, वो उसको उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इस टीसीएस की क्रेडिट आ जाएगी। तो उस सप्लायर ने जिसने ईसीओ के थ्रू सप्लाई दी थी, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये क्रेडिट आ जाएगी। कैसे आएगी? उस ईसीओ ने जैसे ही मंथली स्टेटमेंट फाइल किया, उससे डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकम टैक्स ये कोई भी अथॉरिटी, जीएसटी की अथॉरिटी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर से कम रैंक का ऑफिसर ना हो। तो फॉर एग्जांपल डेप्यूटी कमिश्नर मान लेते हैं, वो नोटिस इश्यू कर सकता है, चाहे उस इश्यू के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस प्रोसीडिंग से पहले और इवन उन प्रोसीडिंग्स के दौरान भी। तो डेप्यूटी कमिश्नर ईसीओ को नोटिस इश्यू करेगा कि आपने जो डिटेल फर्निश की है, नोटिस इश्यू किया जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? ईसीओ को, कि आप हमें डिटेल फर्निश करें किस बात की, कि आपके थ्रू एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या सप्लाई हुई है।
आपके थ्रू एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या सप्लाई हुई है, आप इसकी डिटेल दो। और आपके पास उन सप्लायर्स का कोई स्टॉक पड़ा है तो उस स्टॉक की भी डिटेल दो। कई सप्लायर ईसीओ के पास अपना स्टॉक रखते हैं, ठीक है। तो फिर उन सप्लायर को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, उन सप्लायर को ईसीओ का प्लेस ऑफ बिजनेस, अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने पूछा था एक बार कि इस केस में क्या होगा अगर सप्लायर ईसीओ के गोडाउन के थ्रू सप्लाई कर देता है। तो ईसीओ के गोडाउन के थ्रू अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर देता है तो फिर उस सप्लायर के लिए जरूरी होता है कि वो सप्लायर ईसीओ के बिजनेस प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करे, ठीक है। तो अगर ईसीओ के गोडाउन में सप्लायर का स्टॉक रखा हुआ है तो इसकी भी डिटेल मांग सकता है डेप्यूटी कमिश्नर नोटिस इशू करके। तो डेप्यूटी कमिश्नर नोटिस इशू करके डिटेल मांग सकता है कि ईसीओ आपके थ्रू किन किन सप्लायर्स ने किसी पर्टिकुलर में क्या सप्लाई दी है, और उन सप्लायर का अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपके गोडाउन में उन सप्लायर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में आप उन सप्लायर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो भी आप बताइए, ठीक है। फिर अगर डेप्यूटी कमिश्नर ने ईसीओ को ये नोटिस इशू किया तो ईसीओ को कितने टाइम के अंदर उस नोटिस को रेस्पॉन्ड करना होगा, विद इन 15 डेज, 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस सर्व होने के 15 वर्किंग डेज के अंदर ईसीओ को रिप्लाई देना होगा, इंफॉर्मेशन फर्निश कर देनी होगी विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। फिर अगर ईसीओ ये इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करता तो उस पे सेक्शन 122 वाली पेनल्टी लगेगी, कितनी, मैक्सिमम 25,000, तो 25,000 पेनल्टी लग जाएगी ईसीओ पर, ठीक है। तो हमने ईसीओ के क्या प्रोविजन पढ़े, ईसीओ को 1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा सप्लायर से, उन सप्लायर से जिनके लिए वो सप्लाई, जिनकी जो सप्लायर इस ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। और टीसीएस कलेक्शन करने के बाद जिस महीने टीसीएस कलेक्शन हुआ उसके अगले महीने की 10 तारीख तक ये टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा, और उसका एक मंथली स्टेटमेंट भी फाइल करना होगा सेम अगले महीने की 10 तारीख तक, और वो किस में फाइल होगा, जीएसटीआर 8 में। इसके अलावा ईसीओ को एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना रहता है, वो किस में फाइल करना रहता है, जीएसटीआर 9B में फाइल करना होता है, और वो कब तक फाइल करना होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है, ठीक है। फिर जो टीसीएस कलेक्शन हुआ सप्लायर का वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है, ठीक है। और डेप्यूटी कमिश्नर को पावर दिया गया है कि वो ईसीओ को नोटिस इशू करके उससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। किसकी इंफॉर्मेशन, कि ईसीओ आप किन सप्लायर्स की सप्लाई कर रहे हो और आपके पास उन सप्लायर्स का कितना स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा है। ये डेप्यूटी कमिश्नर किसी भी ईसीओ से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और इंफॉर्मेशन ईसीओ कितने टाइम के अंदर देगा, नोटिस सर्व होने की डेट से 15 वर्किंग डेज के अंदर। और अगर वो ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी, सेक्शन 122 में 25,000, ठीक है, पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। चलिए फिर कुछ छोटी छोटी बातें। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर एक्स सप्लायर है, वो अपना ओन प्रोडक्ट सेल करता है और उसके लिए दूसरों के प्रोडक्ट सेल नहीं करता, अपने ओन प्रोडक्ट सेल करता है अपनी ओन वेबसाइट से। तो क्या वो इस केस में ईसीओ की कैटेगरी में आता है या नहीं? दो सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल, वो ईसीओ की कैटेगरी में आता है या नहीं, और दूसरा सवाल, वो टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल है या नहीं। तो पहला सवाल, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहा है वो ईसीओ है, तो ईसीओ तो है,
लेकिन वो टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल नहीं है। अच्छा, टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा, बट क्या वो इस ट्रांजैक्शन का नॉर्मल जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा या नहीं? सप्लायर की कैपेसिटी में यस, तो इस ट्रांजैक्शन का नॉर्मल जीएसटी प्रिवेलेंट टैक्स रेट से वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ईसीओ की तरह टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, वो अलग बात है, लेकिन सप्लायर की कैपेसिटी वाला नॉर्मल जीएसटी तो वो गवर्नमेंट कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर ए ने अलग अलग वेंडर से माल खरीदा और सेल किया अपनी ओन वेबसाइट से अंडर ओन बिलिंग। ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है। हम अलग अलग लोगों से माल खरीदते हैं और बेच देते हैं, हाँ, बेचने के लिए अपनी ओन वेबसाइट यूज की। तो इस सिचुएशन में ये इस सिचुएशन में इसमें आपसे एक ही सवाल पूछा है। पहला सवाल तो है ये ईसीओ है कि नहीं है? हाँ, ईसीओ तो है। दूसरा सवाल, टीसीएस की लायबिलिटी है या नहीं? नहीं, टीसीएस की लायबिलिटी नहीं है। हाँ, जो परचेज की अलग अलग वेंडर से, वो परचेज के बिलों में जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी आईटीसी मिलेगी, और आगे जो कस्टमर को सेल करेंगे आउटवर्ड सप्लाई, उन बिलों में आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, वो मेन जीएसटी गवर्नमेंट को प्रिवेलिंग टैक्स रेट से जमा कराना ही हो। फिर टीडीएस टीसीएस के लिए कॉमन पॉइंट, क्या टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर का जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो अलग तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? हाँ, टीडीएस डिडक्टर टीसीएस कलेक्टर के रूप में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से अलग होता है। तो क्या वो कंपल्सरली कराना पड़ता है? हाँ, जिन लोगों पर भी टीडीएस डिडक्शन या टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी है उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और वो कंपल्सरली कराना होगा अंडर सेक्शन 24, मतलब वो इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कराना होगा। इसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जीएसटी की पोर्टल पर फाइल किया जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल हुई, टीडीएस डिडक्टर टीसीएस कलेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर उसका ड्यू वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन के बाद वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, और ये रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज में किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन ऑल्सो ए रिक्वेस्ट और अपॉन द इंक्वायरी और परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स अगर उसकी हुई, मतलब उस टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर के अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई या उसकी कोई इंक्वायरी हुई है, उसने ही कोई रिक्वेस्ट की, किस बात की, कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, मैं टीडीएस डिडक्शन या टीसीएस कलेक्शन के लिए अब लायबल नहीं रहा। पहले होता था लायबल में, लेकिन अब मैं लायबल नहीं रहा, तो प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर के रूप वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। यहां पर आप लिख दीजिए लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51 और कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, कि पहले उसकी लायबिलिटी हुआ करती थी टीडीएस डिडक्शन की या टीसीएस कलेक्शन की, लेकिन अब लायबल नहीं रहा, तो प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। और कैंसिलेशन का प्रोसीजर वही पड़े रहेगा जो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं अंडर रूल 22। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म।